अब हम पढ़ने लगे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। बट जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ बुक में जो राइटिंग लिखी है, फ्री न्यूट्रॉन डिकेज इनटू प्रोटॉन विद इमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ न्यूट्रिनो। तो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो न्यूट्रॉन की डिके से हासिल होती है। न्यूट्रॉन का डिके वैसे तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन आसान लफ्ज़ों में सीखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये चेंज हो सकता है या रूप धार सकता है मुख्तलिफ़ किस्म के पार्टिकल्स के। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ इक्वेशन से साबित होता है कि न्यूट्रॉन वन विल चेंज इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन एंड another particle, it is called neutrino। इस किताब के अंदर यहाँ पर न्यूट्राइनो दर्ज है, लेकिन खासी बुक्स के अंदर इसको एंटी न्यूट्राइनो के नाम से पुकारा गया है। ये पार्टिकल का नेम हमने पहले भी सीखा है अपने चैप्टर नंबर 1 में, जहाँ पे हमें पता लगा था कि एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स और भी पाए जाते हैं, जैसे कि न्यूट्राइनो, एंटी न्यूट्राइनो, ड्यूट्राइनो एट्सेट्रा। तो ये भी एक तरह का पार्टिकल है जो कि न्यूट्रॉन की एमिशन से या न्यूट्रॉन की डिके से आप कह सकते हैं हासिल होता है। अब हम आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पर। जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो हमें कुछ यूँ बताती है कि न्यूट्रॉन कैन नॉट आयनाइज गैसेस। तो न्यूट्रॉन असल में एक न्यूट्रल पार्टिकल है। जो न्यूट्रल पार्टिकल होता है वो किसी भी दूसरे एटम को आयोनाइज नहीं कर सकता, इसलिए ये भी आयोनाइज नहीं कर सकता। अब हम आते हैं अपनी तीसरी प्रॉपर्टी पर और लिखता है न्यूट्रॉन आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल। हाँ, ये एक खासी ऐसी बात है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में नहीं पाई जाती। अब हम आते हैं नंबर 4th पॉइंट पर। जो नंबर 4 पॉइंट है, इसके मुताबिक दे कैन एक्सपेल हाई स्पीड प्रोटॉन फ्रॉम द पैराफिन। दे कैन एक्सपेल हाई स्पीड प्रोटॉन फ्रॉम द पैराफिन, वाटर, पेपर एंड सेलुलोज। अगर देखा जाए, अगर हम बात करें सेलुलोज की, तो सेलुलोज एक ऐसा मटेरियल है, जैसे आप समझ लीजिए कि ये आपके पेपर के बारे में बात हो रही है। वैसे तो ये प्लांट की सेल वॉल का एक अहम कंपोनेंट है जिससे ही पेपर बनता है, लेकिन इसकी कंपोजिशन भी तकरीबन ऐसे ही है। तो नंबर 1 सेलुलोज, दूसरे नंबर 2 पेपर। सेलुलोज ही पेपर को बनाता है, या समझ लीजिए सेलुलोज इज अ कंपोनेंट ऑफ अ पेपर। एंड एज वेल एज नंबर तीसरी चीज़ वाटर। तो वाटर भी सेलुलोज का या पेपर का अहम हिस्सा है। जैसे मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं कि पेपर में ऑलमोस्ट 10% तक वाटर होता है। और आखिरी चीज़ आती है पैराफिन। पैराफिन्स जैसे आप कह सकते हैं ऐसे कंपाउंड विच हैव लिटिल अफिनिटी टू रिएक्ट, जिसको आप आम लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि ये अल्केन्स का जिक्र है। बहरहाल आखिर ये सेलुलोज, पेपर, वाटर और पैराफिन में ऐसी क्या ख़ास बात है कि ये सब मटेरियल हैं जो प्रोटॉन रिच स्पीशी हैं। प्रोटॉन रिच स्पीशीज़ हैं। असल में न्यूट्रॉन का जो मैस है वो प्रोटॉन के राउंड अबाउट है, यानी प्रोटॉन के मैस के। इस तरह अगर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन किसी ऐसे कागज़ जैसे या पैराफिन जैसे लेयर से टकराएं तो उसमें मौजूद प्रोटॉन को इमिट कर सकते हैं। मैं दोबारा बात करता हूँ कि प्रोटॉन रिच स्पीशी का मतलब ये है कि इसमें हाइड्रोजन मौजूद हैं या हाइड्रोजन आयन्स मौजूद हैं, तो वो प्रोटॉन बाहर निकल सकते हैं। अगर मैं इसको छोटे से एक्सपेरिमेंट से साबित करना करूँ तो आपको कुछ बात समझ में आ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सोर्स है न्यूट्रॉन का, फॉर एग्जांपल ये पोलोनियम ही है, और फिर इसके बाद यहाँ से न्यूट्रॉन एमिट होते हैं। यहाँ से हीलियम पार्टिकल्स निकलते हैं। ये हीलियम पार्टिकल मूव करते हुए जब बेरिलियम से टकराते हैं तो बेरिलियम से टकराने के बाद ख़ास किस्म के पार्टिकल्स एमिट करते हैं। ये ख़ास पार्टिकल एक्चुअली न्यूट्रॉन है और इन पर कोई चार्ज नहीं है। अगर ये न्यूट्रॉन डायरेक्टली जाकर किसी डिटेक्टर से टकराएं तो डिटेक्टर इनको डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसकी वजह यह है कि वो चार्ज पार्टिकल नहीं है और डिटेक्टर
चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट करते हैं, इसलिए इनकी प्रेजेंस को देखना इंतहाई मुश्किल था। लेकिन इसको हमने एक और तरीके से रिजॉल्व किया, वो ये कि सेलुलोज पेपर पैराफिन रख दिया गया। ये पैराफिन चूंकि अभी मैं बता चुका हूँ कि इसमें बड़ी खासियत ये है कि ये एक प्रोटॉन रिच स्पीशी है, इसमें बहुत सारे प्रोटॉन शामिल हैं। जब यहाँ से निकलने वाले जो न्यूट्रॉन हैं ये आगे बढ़ते हैं और टकराते हैं सेलुलोज से, तो इस मूवमेंट की वजह से उसके अंदर मौजूद जो प्रोटॉन है यहाँ से निकल जाते हैं और प्रोटॉन जाकर टकराते हैं डायरेक्ट डिटेक्टर से, और इस तरह से जो डिटेक्टर है वो डिटेक्ट कर सकता है उस प्रेजेंस को जो यहाँ पर वो फील करता है। यही था ये पॉइंट नंबर 4। इस पॉइंट नंबर 4 को मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। दे कैन एक्सपेल हाई स्पीड प्रोटॉन फ्रॉम द पैराफिन, वाटर पेपर एंड सेलुलोज। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, नंबर 5। व्हेन न्यूट्रॉन ट्रेवल विद एन एनर्जी 1.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे आर कॉल्ड फास्ट न्यूट्रॉन। इसको अंडरलाइन कर लें, ये आपके पास एक एमसीक्यू भी है और एक अहम मालूमात है। बट विद एनर्जी बिलो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी के साथ मूव करें तो आर कॉल्ड स्लो न्यूट्रॉन। Slow neutron are usually more effective than the fast one for the fission purpose। यानी अगर आप फिशन करना चाहते हैं किसी न्यूक्लियस की, तो इसके लिए स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ज़्यादा अहम होंगे। When neutron are used as projectile, they can carry out the nuclear reaction. A fast neutron ejects an alpha particle from the nucleus of the nitrogen atom, and boron is produced along with the alpha particles। इस 6 पॉइंट का मतलब कुछ यूँ है कि अगर हम न्यूट्रॉन को इस्तेमाल करें और बम्बार्ड करें किसी दूसरे एटम के न्यूक्लियस पर, जैसे मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर पढ़ा न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एटम एंड बोरॉन, तो अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। आइए देखते हैं इनको कैसे प्रोड्यूस करते हैं। इनको प्रोड्यूस करने के लिए या इनको इनकी प्रोडक्शन को दिखाने के लिए हमें कुछ इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारी किताब में दी गई हैं। इस इक्वेशन में जिस तरह दिखाया गया है इसको आप ज़रा थोड़ा इतिहास से देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रोजन 7 एंड 11, यानी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर 11 पर जब अगर हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करें तो न्यूट्रॉन किस तरीके से बोरॉन और हीलियम को एमिट करेगा। एक बार याद रखें, जो हीलियम है दैट इज़ कॉल्ड द अल्फा पार्टिकल, या कह सकते हैं द न्यूक्लियाई। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, इट इज़ पॉइंट नंबर 7। इसमें लिखा है व्हेन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हिट द कॉपर मेटल देन गामा रेडिएशंस आर एमिटेड। द रेडियोएक्टिव कॉपर 29 इज कन्वर्टेड इनटू जिंक 30। ये भी एक और प्रॉपर्टी है, इसमें भी न्यूट्रॉन को हमने हिट किया है ऑन द कॉपर न्यूक्लियाई और इस तरीके से हमारे पास कुछ रेडिएशन निकलती हुई महसूस हुई हैं जिनको हमने यहाँ पर एच न्यू से जाहिर किया है। इसी तरह से अगर कॉपर 29 को जो एक मज़ीद इलेक्ट्रॉन निकाल कर चेंज हो सकता है जिंक 30 में, तो असल में ये जो टॉपिक्स हैं ये ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी से लिंक करते हैं। हम यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी को नहीं समझ रहे, लेकिन उनसे हासिल होने वाले नताइज के बारे में हम बता रहे हैं कि न्यूट्रॉन किस तरीके से किसी दूसरे एलिमेंट के न्यूक्लियाई के साथ या उस के बिहेवियर के साथ इंटरेक्ट करता है। तो लिखा है एक्चुअली न्यूट्रॉन इज कैप्चर्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द कॉपर 29 एंड कॉपर 29 इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर कॉपर 29 पर अगर मैथ देखा जाए तो एक पर 65 है और दूसरे पर 66 है। इसका मतलब है कि इसमें न्यूट्रॉन का इजाफा है, यानी 65 से अगर 66 हो गया तो इट मीन्स दैट इसमें न्यूट्रॉन का इजाफा है। तो कॉपर 65 में वो कहता ये है कि न्यूक्लियस में
65 के न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन कैप्चर हो गया और जिसकी वजह से उस पर जो मास नंबर है वो बढ़ गया, यानी वो कॉपर 66 हो गया। दिस रेडियो एक्टिव कॉपर 66 emits an electron जो कि कहलाता है बीटा पार्टिकल and its atomic number increases by 1 unit. Because of their intense biological effect, they are being used in the treatment of cancer. असल में ये मुख्तलिफ सेल्स को ब्रेक कर सकती है, इतनी इंटेंस है, इसलिए जो कैंसरस सेल हैं जो आप समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में वो सेल पैदा हुए हैं जो नहीं होने चाहिए या इजाफी हैं या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से हैं, उन पर अगर इनको बम्बार्ड किया जाए तो ये उन कैंसरस सेल को ख़त्म कर देती है।